देखिए बेटा एक क्वेश्चन दिया था आपको बंद कोण का क्रम बताने के लिए, तो सीधी सी बात है बेटा VSEPR कंप्लीट फॉलो कर डालो, अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। ये आपको मिलेगा बेटा AB3L0 और AB3L0 आप अच्छे से जानते हो बेटा कैसी शेप होती है, ये त्रिकोण समतली है और बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री का। CH4 आपको मिला होगा AB4L0 बेटा, और ये टेट्राहेड्रल शेप होती है और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बेटा, कुछ याद आया हो तो। और I3 माइनस आपको मिला होगा AB2L3 और इसमें आपको बेटा लीनियर शेप मिलेगी बेटा, कितने लोन पेयर के साथ, 3 लोन पेयर के साथ, और लीनियर शेप अगर है तो एंगल हो गया 180 डिग्री का बेटा। ठीक है, तो मैक्सिमम किस में हो गया बेटा, मैक्सिमम हो गया I3 माइनस में बेटा। फिर I3 माइनस के बाद किसका नंबर आ रहा है बेटा, I3 माइनस के बाद आ जाएगा BF3 का और फिर आ जाएगा CH4 का बेटा। दूसरा है SO3 बेटा, ये आपने सोल्व किया होगा, मिला होगा AB3L0 बेटा, और इसमें एंगल कितना है 120 डिग्री का, VSEPR में बता रखा बेटा आपको अच्छे से। XeO3 आपको मिला होगा बेटा AB3L1 बेटा, और AB3L1 अगर आता है, देखो AB4L0 जो होता है उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गया तो थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा बेटा, और थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा कितने से, 109 से थोड़ा सा कम बेटा, यानी मैं लिख सकता हूं बेटा लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये 120 का और ये 109 डिग्री 28 मिनट से भी कम का, तो बेटा इन दोनों में से ज्यादा कौन सा हो गया, SO3 ज्यादा हो गया। समझ रहे हो बेटा बात को, ये आपको मिला होगा AB4L2, और क्योंकि कंडीशन स्क्वायर प्लेनर चली गई बेटा, क्यों चली गई स्क्वायर प्लेनर बेटा, क्योंकि इसमें दो क्या आ गए, लोन पेयर आ गए बेटा, 2 लोन पेयर आ गए इसमें, एक ये हो गया और एक ये हो गया बेटा। तो ये कंडीशन जो मिली अपन को बेटा वो कैसी मिल गई, स्क्वायर प्लेनर कंडीशन मिल गई अपन को बेटा, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर में बेटा जो एंगल था वो कितने डिग्री के थे, 90 डिग्री के बेटा, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि VSEPR थ्योरी बेटा आपके, मतलब ये मान के चलो कि आपको कोई नींद में उठा के पूछे ना बेटा कि VSEPR बोल पूरी की पूरी, तो भी आपको आनी चाहिए, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीज उससे जुड़ी हुई बेटा, उसे 3 बार 5 बार 10 बार 15 बार पढ़ डालिए बेटा, बार बार रिवाइज कर डालिए 90 डिग्री। और ये आपको मिलेगा AB4L0 बेटा, और एंगल AB4L0 109 डिग्री 28 मिनट बेटा, तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट, कौन सा ज्यादा हुआ बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट बेटा। अरे कंडीशन समझ आई क्या बेटा आप लोगों को, जवाब दो भाई। नेक्स्ट बेटा NO2 प्लस और N3 माइनस, ये आपको मिला होगा AB2L0 और ये भी AB2L0 मिला होगा बेटा आपको, और AB2L0 के केस में बेटा एंगल 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया बेटा, समझे बेटा। इसमें भी आपको मिला होगा AB4L0, इसमें भी आपको मिला होगा AB4L0 बेटा, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर है ही नहीं, तो ट्रिक वाले में भी अगर मैं जाऊं तो हाइब्रिडाइजेशन सेम वाले की 3 कंडीशन थी बेटा, एक थी जिसमें लोन पेयर ना हो, एक जिसमें लोन पेयर असमान संख्या में हो, और एक जिसमें लोन पेयर समान संख्या में हो। यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो बॉन्ड एंगल तीनों का बराबर होगा, और कितना 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। मैं ये कह रहा हूं बेटा कुछ भी मत रिटो, बार बार सोल्व करो, जितनी ज्यादा बार सोल्व करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। PCl3 और PBr3, ये आपको मिला होगा AB3L1 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 अब छोटी सी समस्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया और लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी इक्वल नंबर में, तो बेटा ट्रिक में संकरण समान की कौन सी कंडीशन थी, ए बी या सी वाली कंडीशन आ गई कि हाइब्रिडाइजेशन भी समान आ गया और नंबर ऑफ लोन पेयर है और साथ में समान भी है। नहीं होते तो बात अलग हो जाती बेटा, लेकिन है और समान संख्या में, तो क्या बताया था कि अगर परिपार्श्विक परमाणु बड़ा होगा तो बंद कोण ज्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों में से परिपार्श्विक परमाणु बेटा Br में बड़ा है तो इसका बंद कोण ज्यादा हो जाएगा। समझ आया बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट है, ये आप सॉल्व करेंगे AB2L0
AB2L3 और AB2L0 बेटा ये भी रेखीय है और होता तो ये भी रेखीय है बेटा, ये भी रेखीय है और तीनों अगर रेखीय है तो तीनों का बंध कोण कितना हो गया 180 डिग्री का बेटा। समझे क्या भैया? नेक्स्ट क्या है CO3 2 माइनस बेटा। हाँ ये आपको मिला होगा AB3L0 बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 120 डिग्री के एंगल की बात चलेगी इसमें। यहाँ क्या है बेटा AB2L1 हाइब्रिडेशन, तो ये भी sp2 होगा, लेकिन बेटा लोन पेयर की कंडीशन आ रही है ना बेटा, भाई लोन पेयर की कंडीशन आ रही है तो फर्क तो पड़ेगा ही बेटा। एक लोन पेयर आ गया ना तो बेटा यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से थोड़ा कम होगा बेटा इसमें। CCl4 बेटा AB4L0 मिला, हाइब्रिडेशन sp3 बॉन्ड एंगल मिला 109 डिग्री 28 मिनट का बेटा। और SO3 2 माइनस ये क्या मिला बेटा, ये आपको मिला होगा AB3L1। सोल्व तो किया है ना बेटा आपने, AB3L1 मिला कि नहीं मिला बेटा ये आपको? भाई सल्फर में कितने 6, एक ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं बेटा। देखो सल्फर के 6 हो गए, एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 3 में कितने 18, 2 गेन किए बेटा, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे कितने रहे बेटा, कुल मिलाकर 20 26/8। हाँ बेटा 8 3 24 AB3 बेटा शेषफल 2 था, 2 से डिवाइड किया 1 आया AB3L1। नहीं समझे क्या बेटा बात को? तो AB3L1 की कंडीशन आने के बाद में बताइए बेटा क्या रहा, sp3 है, लेकिन बेटा सेम हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया तो थोड़ा सा बेटा मैं लिखूंगा क्या लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट बेटा। तो देखो कहा ये 120 वाली रेंज में थे, अरे भाई ये 120 से कम होता है लेकिन थोड़ा सा ही कम होता है बेटा, 2 से 2.5 डिग्री तक इतना ही कम होता है। तो बेटा 109 की तुलना में तो ज्यादा ही रहेगा ना। वैसे भी क्या बताया था आपको ट्रिक बेटा कि sp2 वालों का हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटा sp3 वालों से ज्यादा होगा, और फिर sp2 के अंदर बेटा इसका एंगल इससे ज्यादा है क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका कम रह गया, और बेटा इसमें इससे ज्यादा हुआ ये बेटा। क्या कंडीशन समझ आई क्या आप लोगों को बेटा कि किस तरह से सोल्व करना है? नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन संकरण के अनुप्रयोग। मैं ये कहूंगा बेटा कि ये मान के चलो कि संकरण के साथ साथ VSEPR तो चलता ही रहेगा हमेशा, VSEPR भी काम आता रहेगा बीच में। पहला आ जाता है बेटा मुक्त मूलकों का संकरण। हाँ बेटा मुक्त मूलकों का संकरण। मुक्त मूलक बेटा जिसे फ्री रेडिकल कहा जाता है, एक्चुअली होता क्या बेटा है? बेटा मुक्त मूलकों का संकरण या फ्री रेडिकल का हाइब्रिडेशन, फ्री रेडिकल होता क्या है, मुक्त मूलक क्या होता है बेटा कि कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, कितना सिर्फ एक, अगर किसी कक्षक में बेटा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ओवरऑल बेटा स्पीशीज को क्या बनाती है, मुक्त मूलक बनाती है, फ्री रेडिकल बनाती है। और इसकी खास बात क्या है, पॉइंट क्या है इसमें बेटा, मुक्त मूलक वाला कक्षक संकरण में मात्र तब भाग लेता है जब परिपार्श्विक परमाणुओं की विद्युत ऋणता अधिक हो।
उदाहरण से समझाता हूं बेटा, मैं आपको उदाहरण लेके चलता हूं। एक एग्जांपल मैंने लिया बेटा CF3 रेडिकल, इस तरह से लिखा F F F और ये बेटा एक रेडिकल। होता क्या है कि बेटा ये तीन आ गए आपके पास में सिग्मा बॉन्ड, तो AB3 तो होगा ही होगा। अब बात आती है इसकी, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है बेटा, समझना बेटा, ये कार्बन जो है केंद्रीय परमाणु में होता है संकरण बेटा, और कार्बन जो है बेटा वो संकरण में इस इलेक्ट्रॉन को कब भाग में लेगा बेटा। एक सिंपल सी बात है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को यदि ये काम में ले बेटा, कब काम में लेगा, जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो। एक तरह से मैं कहूं तो बेटा, अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो जितने भी उसके आसपास दिखाई देंगे सबको काम में लेने की कोशिश करेगा। अब एक्चुअली क्या है बेटा कि फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण कार्बन और फ्लोरीन के बेटा साझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो तुलनात्मक रूप से किसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे बेटा, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट रहेंगे, फ्लोरीन की तरफ। यानी कुल मिलाकर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, और कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी तो बेटा वो इस कक्षक को भी भाग लेने के लिए मजबूर करेगा जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो यहां पर इसे बेटा L1 लिखना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा थी। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कौन छीन के ले गया बेटा, फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, कार्बन के पास कमी है। तो ऐसे में इस कक्षक को भाग लेने के लिए, इस कक्षक का भाग लेने के लिए बेटा इसकी मजबूरी हो जाएगी, कार्बन को इस कक्षक को भी भाग दिलवाना पड़ेगा और L1 लिखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बेटा संकरित कक्षक कितने हो गए भैया, 3 और 1 4, और 4 संकरित कक्षक हो गए, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3 इसका संकरण हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा होता CH3 रेडिकल, तो कंडीशन क्या होती है, अभी मत बनाइएगा बेटा, एक बार थोड़ी देर रुक के बनाइएगा, थोड़ी देर रुक के बनाइएगा, बार बार कह रहा हूं। ये CH3 रेडिकल भाई 3 सिग्मा है तो AB3 तो होगा ही होगा। अब इस कक्षक को भाग लेना है कि नहीं लेना, एक्चुअली बेटा यहां पर परिपार्श्विक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता जो है वो क्या है, कम है। ऐसे में कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा परवाह ही नहीं बेटा, तो वो इस कक्षक को भाग नहीं लेगा, और यहां मैं लिखूंगा L0 बेटा, इस तरह से लिखा जाता है। तो ऐसे में कितने संकरित कक्षक काम आए, 3 मतलब sp2, समझे क्या बेटा। अब मैं थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर रहा हूं बेटा, वो इसलिए क्योंकि संकरण क्या मिला, sp2, और sp2 तो त्रिकोण समतलीय होता है बेटा, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। थोड़ा मैं इसको इस तरह से लिख दूं बेटा, बेटर कंडीशन एक्सप्लेन करने के हिसाब से, त्रिकोण समतलीय जैसा ही बना दूं ना बेटा, जैसी शेप मिलेगी वैसा ही बना दे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3 सिग्मा हो गए, तो AB3 ये काम आया नहीं बेटा, और संकरित कक्षक 3 है तो क्या हो गया, sp2। क्या समझ आया बेटा आप लोगों को। और 2 उदाहरण जो आपके काम आएंगे बेटा, एक ClO3 रेडिकल। होता क्या है कि कार्बन संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये एक अकेले इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक। सिग्मा बॉन्ड तो 3 ही है भाई, डबल में से एक सिग्मा एक पाई होगा ना बेटा, तो AB3। अब ये भाग ले कि नहीं ले बेटा, ऑक्सीजन जो है इसे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो कंसीडर किया जाता है भाई, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही तो नंबर आता है बेटा, तो ये काम में लेगा। 4 हो गए, क्या हो जाएगा, sp3। एक बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट NO2 रेडिकल, नाइट्रोजन। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा नाइट्रोजन के,
जब आप दो बेटा ऐसे नहीं, 5, एक ने इधर डबल बनाया, ये इधर सह संयोजी बंध, सॉरी उप सह संयोजी बंध बनाएगा, क्योंकि अगर सह संयोजी बंध बनाता तो देखना एक बार बेटा ये कंडीशन आती, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जबकि बेटा नाइट्रोजन कौन से आवर्त का तत्व है? दूसरे आवर्त का तत्व है, और दूसरे आवर्त के तत्वों में बेटा, दूसरे आवर्त के तत्वों के पास 4 कक्षक और अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 आ गए। तो बेटा यहाँ लिख दूंगा थोड़ा सा इसको बेटा, ये इनकरेक्ट वाली सिचुएशन हो गई एक तरह से बेटा मैं कहूँ तो। ये वाली जो सिचुएशन है ये कैसी है? गलत है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन बेटा, और क्या लिखूंगा मैं? द्वितीय आवर्त का तत्व 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, इसलिए गलत है बेटा। तो फिर क्या बनेगा? होगा क्या? एक्चुअल सिचुएशन इसमें कुछ ऐसी बनेगी, ये डबल का आएगा और ये बेटा उप सह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजी बंध ये बनाते हुए बनाएगा, और ये इसमें एज इट इज है। क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा? सिग्मा गिनो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा AB2, और क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा तो ऐसे में ये काम आएगा, तो 3 कक्षक काम आए, क्या हो जाएगा? sp2, और sp2 के साथ साथ बेटा इसकी शेप कैसी आई? V शेप आई, V शेप बेटा। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बेटा, भाई sp2 के हिसाब से एंगल कितना होना चाहिए था? 120 डिग्री का, लेकिन बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब ये एंगल बेटा ज्यादा होगा कि कम होगा, यही तो सोचने वाली बात है बेटा। आप अच्छे से जानते हो कि यदि AB2 हो और एक लोन पे पूरा प्रेजेंट होता तो मैं यहाँ क्या लिखता? लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से कम लिख देता मैं इसको एक लोन पेयर की प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ लोन पेयर है कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन, और एक अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से लगने वाला प्रतिकर्षण कम होगा। एक इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण कम होगा, और अगर प्रतिकर्षण कम लगा रहा है ये, तो ऐसे में बेटा यहां ये जो बंद कोण था, ये दोनों बंद जो है वो पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से लगने वाला प्रतिकर्षण कम है, तो ये दूर दूर रहेंगे बेटा। और इसका बॉन्ड एंगल बेटा लगभग मैं कहूंगा 134 डिग्री के आसपास आ जाता है। कुछ में बेटा 136 भी लिखा होता है, कुछ में 134 लिखा होता है, कुछ में 132 लिखा होता है। लेकिन बेटा एग्जामिनर कभी ऐसा सवाल नहीं देगा कि आपको एक एक के अंतर से पूछे, वो तो सीधा सवाल देगा, एक ऑप्शन देगा जिसमें 120 से कम दिया हुआ होगा और एक ये देगा बेटा। तो आंसर इसमें 120 का नहीं है बेटा, इसमें 134, 132, 136 इनके आसपास का एंगल देखा गया इसमें। बहुत खास एग्जांपल कि sp2 संकरण होते हुए भी एंगल जो है बेटा कितना है? 134 डिग्री का एंगल होता है बेटा। वास्तव में एंगल तो VACPR से डिसाइड होता है बेटा। एंगल किससे डिसाइड होता है? VACPR से डिसाइड होता है। तो स्पेशल केस है। क्या बात समझ आई बेटा आप लोगों को NO2 के बारे में बेटा? एक बात और है बेटा अब इसमें क्या कि NO2 एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, यहाँ पर लिख रखा है मैंने, जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं दूंगा और साथ में आपको सोल्व करते हुए चलना है बेटा। सवाल है NO2 के लिए सत्य या असत्य आपको बताना है बेटा। पहला लिखा हुआ है भूरे रंग की गैस, ये बेटा एकदम सत्य है। NO2 जो होता है बेटा, NO2 रेडिकल बेटा, या सिर्फ NO2 अगर लिखा जाए, सिर्फ NO2 लिखो या फिर आप NO2 रेडिकल लिखो, एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज होती है। NO2 लिखो चाहे NO2 रेडिकल, सेल्फ अंडरस्टूड है बेटा। ये भूरे रंग की गैस होती है, एकदम सत्य है। इंफॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए
कि अगर किसी रिएक्शन में कहीं से NO2 रिलीज हो रहा है, NO2 बेटा इवोल्व हो रहा है, NO2 रिलीज हो रहा है, मुक्त हो रहा है, तो NO2 बेटा भूरे रंग की गैस के रूप में निकलता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और इसका ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण उत्सर्जन करता है। क्या लिखूंगा मैं कि NO2 का इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण उत्सर्जन करता है। कौन से क्षेत्र से? दृश्य से। और दृश्य से करेगा तो बेटा कलर इसका दिखाई देगा, वो भी एग्जैक्ट कलर ध्यान होना चाहिए, भूरे रंग का होता है। दूसरी बात, क्या इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है बेटा, ये रहा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसका चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल आउट नहीं होता। कुछ कुछ याद करो बेटा, आपको परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो बेटा एक आवेशित कण है, और आवेशित कण अगर घूमेगा, चलेगा, फिरेगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वो युग्म अवस्था में हो तो इसका चुंबकीय आघूर्ण और इसका चुंबकीय आघूर्ण आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, और ये हो जाता है प्रतिचुंबकीय बेटा। लेकिन अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल आउट नहीं होगा और ये अनुचुंबकीय हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ एक अकेला इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा, और ये कैसा होता है? अनुचुंबकीय। ये भी एकदम सत्य कथन है। NO2 में एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं होता। बेटर लिखूं तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा। तीसरा पॉइंट है कि अगर कम ताप और उच्च दाब रखा जाए, समझिए, रटना नहीं, ये NO2 है बेटा एक रेडिकल के साथ में, कुछ इस तरह से भी लिखता हूं मैं, चलो। एक और NO2 लिया। अगर आप बेटा इसका टेम्परेचर कम कर दो तो टेम्परेचर कम करने पर बेटा ये दोनों NO2 के जो रेडिकल थे वो आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बना लेते हैं बेटा? N2O4। ये गैसियस होता है और ये बेटा सॉलिड हो जाता है। और ऐसा कब होता है? जब टेम्परेचर कम हो और बेटा दाब ज्यादा हो। रटना नहीं है, फिर समझाता हूं आपको। आप खुद सोचिए बेटा, एक गैस को सॉलिड में बदलना है या इन दोनों को साथ में आना है। अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रखा तो बेटा ये साथ आएंगे कि अलग अलग भागेंगे? अलग अलग भागेंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा। अगर टेम्परेचर ज्यादा रखा तो टेम्परेचर कम रखो। अच्छा, इन्हें पास लाना है ताकि बॉन्ड बन सके तो प्रेशर ज्यादा रखेंगे, ज्यादा प्रेशर रखोगे तो पास रहेंगे, ऐसे में साथ में चिपक जाएंगे बेटा आसानी से। और चाहो तो बेटा आप इसे ला शातालीय सिद्धांत से भी समझ सकते हो। ला शातालीय सिद्धांत क्या बोलता है बेटा? कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसीय स्पीसीज कम हो। तो बेटा इधर गैसीय स्पीसीज कितनी थी? 2। इधर गैसीय स्पीसीज कितनी है? 0। सॉलिड है बेटा ये। तो प्रेशर बढ़ाने पर किधर जाएगा? जिधर गैसीय स्पीसीज कम हो। तो ऐसे में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा प्रेशर बढ़ाने पर, और N2O4 ज्यादा मिलेगा। और कितने मिले आपस में? 2 मिले। अरे 2 मिलकर 1 बनाया ना बेटा, तो इसे बोलता है द्विलकीकरण या द्विलकीकृत हो गए। क्या हो गए? द्विलकीकृत। एक और बात बेटा, इसके कलर का कारण था कि जो ये इसका इलेक्ट्रॉन था ना बेटा, ये वाला, ये दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण उत्सर्जन करता है। लेकिन अगर ये द्विलकीकृत हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन बचा कि बंद में चला गया? बंद में चला गया। और अगर बंद में चला गया तो अब वो बेटा दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण उत्सर्जन नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो बेटा वो रंगहीन हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा, न्यून ताप व उच्च दाब पर द्विलकीकृत होता है, बिल्कुल होता है, और रंगहीन हो जाता है, एकदम सही है बेटा। तीसरा पॉइंट भी इसका एकदम सत्य है। इंफॉर्मेशन भी चल रही है, सवाल कैसे बन सकता है वो भी चल रहा है, दोनों बातें एक साथ चल रही है। इसमें कोई उपसर्जी बंद नहीं है, एकदम गलत बेटा। अभी तो आपको सिखाया पीछे बेटा स्ट्रक्चर में, देखो ये रहा बेटा कि ये गलत है और ये सही, इसमें उपसर्जी बंद उपस्थित है बेटा, बिल्कुल है। उदासीन ऑक्साइड, हाँ बेटा थोड़ा सा विचार करिए, समझाया गया है आवर्त सारणी में बेटा। NO2 जो होता है बेटा, NO2 ये कुल मिलाकर बेटा पानी में जाकर फाइनली दो प्रोडक्ट बनाता है, NO प्लस HNO3, दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है फाइनली बेटा, लास्ट में जाकर के पानी में ये NO प्लस HNO3 बनाता है। और HNO3 कुल मिलाकर कैसा है बेटा, अम्लीय है। यानी पानी में बेटा ये क्या देगा, अम्ल देगा, दे रहा है बेटा पानी में अम्ल। और पानी में अगर ये अम्ल देगा तो ऐसे में बेटा ये जो ऑक्साइड है कैसा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है बेटा। कैसा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड। जबकि इसने क्या लिखा, उदासीन ऑक्साइड, ये भी क्या हुआ, असत्य बेटा। अरे पानी के साथ ये अम्ल बना रहा है बेटा, और अम्ल अगर बना रहा है बेटा तो ऐसी स्थिति में ये तो अम्लीय ऑक्साइड हुआ ना कि बेटा उदासीन ऑक्साइड बेटा, ये अम्लीय ऑक्साइड है। क्या बात समझ आई आप लोगों को बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, अम्लीय वर्षा का एक कारण है, वही पॉइंट कि बेटा NO2 जो है पानी के साथ मिलकर के फाइनली अगर मैं बोलूं तो NO प्लस HNO3 प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर किसी वातावरण में NO2 है, सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं बेटा उसका कारण, ठीक है ना, दोनों होते हैं भाई, दोनों के होते हैं बेटा, नाइट्रोजन व सल्फर अरे के ऑक्साइड, दोनों ही इसका कारण होता है अम्लीय वर्षा का बेटा। इससे मिल जाता है HNO3 और इससे मिल जाता है H2SO4। समझाता हूं आपको कि अगर वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड है और वहां अगर वर्षा हुई तो बेटा, अच्छा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अधिकता में है, और अगर वहां वर्षा हुई तो बेटा फाइनली यहां से HNO3 और यहां से H2SO4 मिलेगा। और वर्षा हुई तो पानी के साथ मिलकर जब बेटा वातावरण में HNO3 H2SO4 बन जाएगा और वो बारिश के साथ नीचे आएगा तो बेटा वो जो बारिश होगी उसमें अम्ल भी तो है, तो क्या नाम दे देंगे उसे, अम्ल वर्षा का। तो ये पॉइंट एकदम सही है कि बेटा NO2 भी अम्लीय वर्षा का एक कारण होता है, कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड दोनों होते हैं बेटा इसका कारण। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बेटा फाइनली क्या बनाते हैं, HNO3, सल्फर के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, H2SO4, और इसकी वजह से ये अम्लीय वर्षा कर सकते हैं बेटा। सामान्यतः काम में आने वाला खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल गलत है बेटा, और उसका एक कारण है। कारण यह है बेटा कि इसकी वजह से लंग कैंसर हो जाता है। सोचा गया था इनिशियली काम में लेने के लिए, कुछ दिनों के लिए काम में लिया भी गया बेटा, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि इसकी वजह से क्या होता है, लंग कैंसर हो जाता है बेटा, फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। ऐसे में बेटा इसे काम में नहीं लिया जाता एज ए खाद्य परिरक्षक। बंद कोण 118 डिग्री के आसपास बताया गया, एकदम गलत बेटा। क्यों, क्योंकि 134, 132, 136 के आसपास होता है बेटा इसका एंगल, समझा चुका हूं। रेखीय आकृति, बिल्कुल गलत बेटा। अरे कैसी शेप थी, वी शेप थी इसकी बेटा। H2O में विस्मानुपातन अभिक्रिया, कितनी बार तो बता चुका कि पानी के साथ फाइनल जो प्रोडक्ट ये बनाता है, फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, NO और HNO3 बनाता है। अब समझना कि बेटा यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +4, यहां नाइट्रोजन है +2 और यहां नाइट्रोजन है +5। तो बेटा +4 से +2 बताइए क्या हुआ, क्या अपचयन हुआ क्या बेटा? अरे +4 से +2 क्या हुआ, अपचयन। और अगर मैं बोलूं +4 से +5 बेटा, तो +4 से +5 क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया बेटा। यानी एक तत्व की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था का एक साथ अपचयन भी हुआ और ऑक्सीकरण भी हो गया, तो ऐसी अभिक्रिया को विषमानुपातन या असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। यानी पानी में क्या विषमानुपातन अभिक्रिया दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है बेटा। ये कथन कैसा होगा, सत्य कथन होगा बेटा,
समझ आया बेटा आप लोगों को ये वाला केस। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एप्लीकेशन में सेकंड नंबर पे, संकरण में काम आने वाले डी कक्षक। बेटा अपन ने संकरण पढ़ा sp sp2 sp3, यहां तक तो डी काम आया ही नहीं। फिर अपन ने पढ़ा sp3d sp3d2 और sp3d3, यहां डी काम आ रहा है। तो आखिर इसमें कौन सा डी काम आया? अरे भाई बेटा डी अपने पास में टोटल कितने कक्षक होते हैं बेटा? डी के 5 कक्षक अपने पास उपलब्ध है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो कौन से में कौन सा डी काम आ रहा है वो अपन को आना चाहिए बेटा। ये सीखने के लिए पहले अपन को बेटा डी कक्षकों की स्थिति पता होनी चाहिए। ये एक्स और ये वाई मैंने लिया। अगर मैं डी एक्स वाई बनाना चाहता हूं, डी एक्स वाई थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं बेटा, तो किस तरह से बनेगा? इसके बेटा 45 डिग्री पे और एक इसके यहां जाएगा। तो ये क्या बना दिया बेटा? डी एक्स वाई। यहां बीच में क्या होगा? ये बीचों बीच क्या होगा बेटा? नोडल पॉइंट, नोडल बिंदु बेटा। समझ आया क्या भैया? नेक्स्ट क्या है बेटा इसके बाद में? ये मान लीजिए मैंने y लिया, ये z ले लिया, एक मैंने लिया बेटा x और z। तो बेटा ये डी वाई जेड बनेगा और ये डी एक्स जेड बनेगा। बनाते हैं बेटा। भाई y और z के बीच में तो dy z हो गया। ये नोडल बिंदु लगाते हैं इसमें सब में बेटा। ये कितने डिग्री के एंगल पे उपस्थित है बेटा? ये 45 डिग्री के एंगल पे। मैं यहां लिखूंगा बेटा इसमें कि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन लोब अक्षों के मध्य उपस्थित है। भाई अक्षों के मध्य उपस्थित है बेटा। डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बेटा एक बेटा पूरी की पूरी लोब में अगर बोलूं तो एक हो गया एक्स और वाई के बेटा 45 डिग्री पर और दूसरा उसके लंबवत, ऐसे ही हो गया, ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लोब कहां दिखाई दे रही है आपको बेटा? इलेक्ट्रॉन लोब है अक्षों के मध्य, अक्षों के बीच में बेटा। बात करें बेटा अपन किसकी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। इसमें क्या कंडीशन होती है बेटा? इसमें होता है एक डंबल एक्स अक्ष पर
और दूसरा डंबल वाई अक्ष पर बेटा। ये नोडल बिंदु बिल्कुल इसके अंदर भी है बेटा, नोडल बिंदु तो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन आप एक चीज देखिएगा गौर से कि इसमें वास्तव में इलेक्ट्रॉन की लोब जो है वो अक्षों के अनुदिश है या अक्षों के ऊपर है, एक्स पर और वाई पर। यही तो चीज काम आएगी अभी बेटा थोड़ी देर में। अगर एक मैं बनाऊं डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्स ले ली मैंने, इसमें क्या होता है बेटा कि एक लोब होती है ऊपर और एक लोब कहाँ होगी नीचे, कौन सी अक्ष पर, जेड पर। और बेटा चारों तरफ रिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉनों की बेटा। ये होती है एक्स वाई तल में। ये क्या बन गया अपने पास में बेटा, डी जेड स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों की मैं बात करूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन लोब या इलेक्ट्रॉन की जो रिंग है वो बेटा कहां पर है, अक्षों के ऊपर, या इसी को कहा जाता है अक्षों के अनुदिश। अक्ष पर है कुल मिलाकर, ये एक्स पर, ये वाई पर, ये जेड पर और ये एक्स वाई तल के अंदर बेटा। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, मुझे बताइए कि ये आपको क्या वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर के जैसा बेटा? जवाब दो बेटा, ऐसे नहीं। ये स्क्वायर बनेगा इसमें, क्या ये भी स्क्वायर बनेगा, क्या ये भी स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर तो ये भी बन जाएगा बेटा, बनेगा थोड़ा ऐसा पर ऐसा बनेगा स्क्वायर। और ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, रेखीय के जैसा, लीनियर। काम आएंगी सारी बातें बेटा। तो एक सवाल तो यही बन गया कि कौन सा डी ऐसा कक्षक है जिसकी शेप आकृति बाकियों से भिन्न होती है बेटा। तो वास्तव में डी जेड स्क्वायर आंसर चला जाता है उसका, कि ये सारे स्क्वायर के जैसे थे, जबकि ये बेटा रेखीय के जैसा है। इसके अंदर बेटा किसके जैसा, रेखीय के जैसा। कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। काम आएगी ये बात। अब मैं शुरुआत करता हूं बेटा, सबसे पहले sp3d की बेटा, sp3d की बेटा, कि भाई एक s काम आएगा, p के 3 काम आएंगे, px, py और pz। और d कौन सा काम आएगा ये सोचना अपन को। क्या आप sp3d में बता सकते हैं कि बेटा संकृत कक्षक कितने हैं? जवाब दो भाई, संकृत कक्षक है 5। और 5 संकृत कक्षक बेटा, इसकी जो शेप थी कुल मिलाकर वो थी क्या, त्रिकोण द्विपिरामिडी। इसमें ये बेटा इक्वेटोरियल थी और ये कौन सी संयोजकताएं थी, एक्सियल बेटा। ये कंडीशन इसमें। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये जो त्रिकोण समतलीय कंडीशन है, ये वाली त्रिकोण समतलीय, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर तो त्रिकोण समतली बनेगा। इसमें काम आता है s, px और py। क्यों, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में एक बार। और यहां जो काम आता है बेटा, यहां काम आता है pz और dz स्क्वायर। तो कुल मिलाकर बेटा इसमें जो संकृत कक्षक काम आया बेटा, वो कौन सा काम आया, डी वाले में बेटा, डी वाले में काम आया dz स्क्वायर। समझे, रटे नहीं। मुझे बताइए बेटा कि ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है ये वाली बेटा, क्या ये लीनियर के जैसा दिखाई दे रहा है? अरे इसी से मिलाकर तो एक पिरामिड ऊपर बनता है और एक पिरामिड नीचे बनता है, लेकिन ओवरऑल ये कैसा है, लीनियर के जैसा बेटा। और कौन सा डी जो है वो लीनियर था,
डी जेड स्क्वायर वाला, यही तो आपके पास में लीनियर केस में था बेटा, तो ये वाला आपके इसमें लीनियर वाले में काम आ गया डी जेड स्क्वायर। अच्छा, डी जेड स्क्वायर में बेटा इलेक्ट्रॉनों की लोब वास्तव में कौन सी अक्ष पर है? जेड अक्ष पर है बेटा, ये जेड अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों की लोब है। तो वास्तव में बेटा पी का कौन सा काम आएगा? पी जेड ही तो काम आएगा, ताकि जेड के साथ जेड की टक्कर हो सके बेटा, समझे क्या? डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन की लोब जेड एक्सिस पर थी, इसलिए बेटा इसका पी जेड काम आया, ताकि जेड से जेड बेटा समान अक्ष पर मिल सके। और अगर जेड यहां काम आ गया तो बचा हुआ पी एक्स और पी वाई बेटा इसमें काम आ जाएगा। क्या कंडीशन समझ आई क्या थोड़ी बहुत बेटा आप लोगों को? कि वास्तव में sp3d जो है उसमें बेटा ये जो इक्वेटोरियल वाली सिचुएशन है बेटा, इसमें s p x और p y काम आता है, जबकि अक्षय वाली में p z और d z स्क्वायर काम आता है। और कौन सा d काम आ गया? d z स्क्वायर बेटा। sp3d2 संकरित कक्षक कितने? एक बेटा, टोटल जो जितने मिलेंगे उतने बनेंगे, तो मिले कितने? 1 और 3 4 2 6, तो बनेंगे भी 6। कौन कौन से मिलेंगे? s p x। अच्छा, ये बेटा ध्यान दें, ये वाले जो हैं ये कौन से कक्षक है? ये परमाणु कक्षक है, संकरित कक्षक नहीं है कि ये 5 मिलकर 5 बनाएंगे। अच्छा, ये मैं जो लिख रहा हूं वो कौन से लिख रहा हूं बेटा? परमाणु कक्षक। भाई पी के तीनों काम आ गए। अच्छा, डी के कौन कौन से काम आएंगे? कितने काम आएंगे पहले तो बताओ? 2। कैसे चले समझना, रटना नहीं है। क्या आप मुझे इसकी शेप बता सकते हो क्या बेटा? स्क्वायर और बाई पैरामिडल, यही तो कंडीशन होती है बेटा इसमें। स्क्वायर एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे बेटा, वर्ग द्विपिरामिडी। अब मुझे बताइए बेटा कि ये जो सिचुएशन है इसके अंदर ये वाली, क्या ये आपको रेखीय के जैसे दिखाई दे रही है? क्या रेखीय के जैसे? और रेखीय के जैसे अगर दिखाई दे रही है तो बेटा कौन सा काम आएगा? रेखीय में आएगा डी जेड स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर के साथ पी जेड काम आएगा। यानी एक जो डी है वो कौन सा डी आ गया? डी जेड स्क्वायर। अब दूसरे के बारे में विचार करें। मुझे बताइए बेटा कि मैंने क्या बोला आपको कि यहां पर यहां पी जेड काम आ गया, तो ये जो सिचुएशन यहां क्या क्या काम आ रहा होगा? एस पी एक्स और पी वाई। अब रुको, डी कौन सा? सोचना, रटना नहीं है। क्या आपको ये वाली जो शेप दिखाई दे रही है बेटा, ये स्क्वायर वर्ग के जैसी शेप है क्या? स्क्वायर वर्ग। और स्क्वायर शेप बेटा इनमें से चारों की है, यानी शेप के हिसाब से तो चारों आ सकते थे, लेकिन इनमें से काम जो आता है वो आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा। ये तो आ ही चुका, ये काम आता है। कारण है बेटा, समझना क्यों। मुझे बताइए कि इनमें इलेक्ट्रॉन लोब अक्षों के मध्य में, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां है? अक्षों के ऊपर, अक्षों के अनुदिश। और पी एक्स पी वाई पी जेड में भी इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? अक्षों के ऊपर ही होते हैं बेटा। अगर मैं यहां लिख दूं तो बेटा जैसे ये एक्स एक्सिस है तो बेटा ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बेटा बना दूं तो ये होगा पी एक्स पी वाई और पी जेड बेटा, ये कंडीशन होती है इसके अंदर। यानी इसमें भी कहां होता है? अक्षों के ऊपर होते हैं बेटा। किसमें? पी एक्स पी वाई और पी जेड में भी कहां होते हैं? अक्षों के ऊपर। तो वास्तव में अक्षों के ऊपर होते हैं, तो जो अक्षों के ऊपर पी वाले आ रहे हैं बेटा, उनके साथ अच्छे से मैच कौन कर पाएगा? जो अक्षों के अनुदिश हो, जो अक्षों के ऊपर हो। और अक्षों के ऊपर कौन सा है बेटा? कौन सा डी है? जवाब दो भैया, कौन सा डी है बेटा अक्षों के ऊपर? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले तो शेप निर्धारित हुई स्क्वायर, और स्क्वायर चारों में थी बेटा बाकी में, लेकिन अक्षों के ऊपर वाले कंडीशन, क्योंकि पी एक्स पी वाई में बेटा अक्षों के ऊपर आएंगे, एस को दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरे 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अक्षों के ऊपर के हिसाब से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काम आएगा। तो ओवरऑल बेटा इसमें जो अगला डी काम आया वो कौन सा काम आया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सब कुछ शेप से निर्धारित हो रहा था बेटा, समझ आई बात बेटा। अब एक और छोटी सी बात बता दूं कि देखो इसमें डी जेड स्क्वायर काम आया, तो डी जेड स्क्वायर में बेटा एक चीज करिएगा गौर,
उसकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉब यही नहीं होती, चारों तरफ रिंग भी होती है। और रिंग कौन से तल में? एक्स वाई तल में। तो इस तल में एक्स वाई के साथ इस तल में वो रिंग भी काम आ गई बेटा। समझे क्या बात को? ऐसे ही इसके अंदर भी एक्स वाई तल में वो रिंग भी काम आ गई बेटा। नेक्स्ट कौन सा आएगा इसके बाद में बेटा? sp3d3 बेटा, sp3d3। हाँ भैया, संकृत कक्षक कितने होंगे बेटा? 7 होंगे। अच्छा, परमाणु कक्षक जो काम आए s px py pz। अब रुक जाओ बेटा, होता क्या है? पंचकोण सॉरी यही तो कंडीशन होती है पंचकोण द्विपिरामिडी। तो सिंपल सी बात बेटा कि ये जो है आपके पास में ये वाली कैटेगरी, सोच के अब तो बताओ बेटा, ऐसे नहीं क्या क्या काम आया होगा? रेखी है dz स्क्वायर और उसके साथ में pz। यहां क्या क्या काम मिल लेना है बेटा मुझे? s हो गया, px हो गया, py हो गया। हाँ बेटा, कौन से तल है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन एक डी और चाहिए क्योंकि टोटल कितने डी है? 3। तो कौन सा डी काम में लेना प्रीफर करें अपन बेटा? यहां बात चल रही है एक्स वाई तल की। तो बेटा एक्स वाई में पहले अपन ने ऑन दी एक्सिस वाला, अक्ष के अनुदिश वाला ले लिया काम में। अब इन तीनों में से अगर एक लेना हो तो बेटा मेरे हिसाब से मजबूरी में अपन क्या लें? देखो एक्स वाई तल पे ये था, तो एक्स वाई अगर है तो बेटा इनमें से अगर कुछ लोगे तो वो तल से तो बेटा दूसरी दिशा में चला जाएगा, तल से ही अलग हो जाएगा वाई जेड और बेटा एक्स जेड वाला। तो कम से कम तल वाला तो लूं मैं बेटा। माना कि इसमें इलेक्ट्रॉन लोब अक्षों के बीच में है बेटा, लेकिन कम से कम तल में तो है। तो बेटा इन दोनों की बजाय किसको प्रीफर किया जाएगा? dxy को। यानी बेटा जो तीसरा डी काम आएगा वो कौन सा काम आएगा? dxy। यानी मैं यहाँ कह सकता हूं बेटा कि dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy। आई बात समझ में बेटा? तो सिंपल सी फाइनल ट्रिक क्या आ जाएगी बेटा? ट्रिक अगर मैं लिखूं तो क्या हो गया कि जब sp3d आया तो dz स्क्वायर काम आया पहला। जब sp3d2 आया तो dz स्क्वायर के साथ में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काम आया। और जब sp3d3 आया तो dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy काम आया। संकरण निकालो और बेटा सीधे सीधे पता लग जाएगा कि कौन सा डी कक्षक काम में आना है। डी कक्षक कौन सा काम आएगा बेटा, वो डायरेक्ट पता लग जाएगा। एक डी काम आ रहा है तो डी जेड स्क्वायर, दूसरा आ रहा है तो डी जेड स्क्वायर के साथ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरा भी अगर आ रहा है तो बेटा क्या, डी जेड स्क्वायर के साथ में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। बेटा कंडीशन समझ आई बेटा आप लोगों को? सवाल कैसे बनेगा? निम्न अणु या आयन जो भी है में कौन से डी कक्षक काम आ रहे हैं? एक बताना है I3 माइनस में, एक बताना है SF6 में। बेटा दोनों में बताना है, एक I3 माइनस में, एक SF6 में। चलो एक और लिख लो। ठीक है, सोल्व करिए फटाफट से। मैं तो कहूंगा सीधा VSAPR लगाओ सबसे पहले। क्या मिला? AB2L3। कितने संकृत कक्षक आए? 5 अगर है तो S का 1, P के 3 और एक D का हो गए 5। और D जब पहला काम आया तो कौन सा काम आएगा? dz स्क्वायर। इसमें बेटा AB4L2 अगर है तो टोटल संकृत कक्षक बेटा, सॉरी बेटा ये आपको मिला होगा AB6L0, सॉरी बेटा AB6L0 मिला होगा ये।
और बेटा ये रहा sp3d2, 6 हो गए ना बेटा। और sp3d2 अगर है तो बेटा 2 d काम आएंगे, पहला dz² और दूसरा dx² माइनस y²। इसके लिए सोल्व करो तो ये भी आपको ab2l3 मिला होगा बेटा, यानी क्या sp3d आ गया। और sp3d अगर है तो एक d काम आया, कौन सा d काम आएगा, dz²। समझ आई क्या बेटा? हाँ, एक आप सोल्व करोगे घर से बेटा, SF4 में कौन सा d काम आया और CF4 में कौन सा d काम आया। ठीक है बेटा, ये बताना आपको कि SF4 में कौन सा d काम आया और CF4 में कौन सा d काम आया बेटा। ये आपको सोल्व करना है घर से, कर लोगे ना बेटा सोल्व इसको कंफर्म।